नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की सर्वत्र चर्चा है, लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त भी नकली शराब और नकली होलोग्राम का धंधा चल रहा है। राजधानी रायपुर के आमानाका थाने के ग्राम तेंदुआ के बीएच ढाबा से 1, 2, 3 नहीं बल्कि 371 शीट नकली होलोग्राम बनाया गया है। ढेर सारे नकली ढक्कन बरामद किए गए हैं। देसी शराब में इसका उपयोग होना था। ढाबा संचालक संकट मोचन सिंह के अलावा बीरगांव के लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के गणेश प्रिंटिंग के संचालक गणेश चौरसिया को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आबकारी अधिकारियों ने तो इन 2 छोटे प्यादों के विरुद्ध तो कार्रवाई की है, लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि उन आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध अब कब कार्रवाई होगी जिनके नाम से एफआईआर दर्ज की गई है। भूपेश बघेल के शासनकाल के दौरान जिन्होंने महापाप किया था या महापाप करने में उन्होंने साथ दिया था। ढेर सारे बड़े बड़े लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुमति की जरूरत होती है। आप यकीन मानिए, यदि पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अगर कार्रवाई हुई तो छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के बड़े बड़े सूरमा जेल चल जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बड़े अधिकारियों का आधा कोटा समाप्त हो जाएगा। शुरुआती जांच में 21 नाम सामने आए थे, लेकिन जांच का दायरा जब बढ़ता गया तो पता चला कि 30 अधिकारियों की इसमें संलिप्तता थी। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि ये अधिकारी दरअसल पुरानी सरकार के दबाव या इशारे पर काम कर रहे थे। लोक सेवक थे जिनकी सत्ता होती है, आदेश उनका मानना होता है। ऐसे में यहाँ दिक्कत सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक है। कानून के हिसाब से तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार को भी सत्ता में आने के बाद अब समझ में आ रहा होगा कि अधिकारी जाए तो कहां जाए, जैसा उनको इशारा मिलता है वैसे ही कार्रवाई होती है। पुरानी सरकार के समय दावा किया जाता था कि निश्चित ब्रांड की शराब मिलती है। अब कोटा थोड़ा बढ़ जरूर गया है, लेकिन अभी भी भरी गर्मी में बटवाइजर जैसी ब्रांड जब नहीं मिल रही है तो लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं। न केवल बटवाइजर बल्कि दूसरे अन्य ब्रांड की बियर मार्केट से लंबे समय से नहीं मिल रही है। पुरानी सरकार के जमाने में जो कुछ हुआ वो सर्वविदित है, इसलिए शराब के मुद्दे पर कांग्रेस तो बोलने से रही और मौजूदा सरकार को भी अब जबकि 1.25 साल हो गया है तो सरकार के अंदर से भी कुछ आवाजें आ रही है। लोग ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आखिर शराब की बढ़ी हुई कीमतें राजस्थान और मध्य प्रदेश से कहीं ज्यादा क्यों हैं। छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में शराब से जुड़े हुए तमाम सिस्टम को समझने के लिए हमने अपने आबकारी सूत्रों को मजबूत किया। ढेर सारी जानकारी सामने आई और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि मौजूदा समय में आरोपी आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। इसके ताजा अपडेट को समझने के लिए हमें सारे प्रकरण को गहराई से समझना होगा। संक्षेप में यदि इस विषय को समझा जाए तो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने कुल 30 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का मन बनाया है, जिसमें 21 के विरुद्ध तो पहले ही एफआईआर हो चुकी है और 9 के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लगभग 2800 करोड़ के शराब के इस महा घोटाले में जांच इस वक्त निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईओडब्ल्यू ने करीब 2 महीना पहले जिन 9 नए अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति सरकार से मांगी थी, पता चला कि उसकी फाइल अब मंत्रालय से आगे जा चुकी है। सूत्रों का कहना है यदि सभी पर ईमानदारी से कार्रवाई हो जाए तो अनेक जिलों में आबकारी अधिकारी नहीं बचेंगे, क्योंकि अधिकतर जिम्मेदार पदाधिकारी अधिकारी घोटाले में शामिल पाए गए हैं। रायपुर के आमानाका क्षेत्र के तेंदुआ के जिस बीएच ढाबा से नकली होलोग्राम मिला है, 371 शीट बरामद हुई है। नकली ढक्कन और अलग अलग डिस्टिलरीज के जो स्टिकर बरामद हुए हैं वो साफ तौर से पता चल रहा है कि शराब में लगने वाले होलोग्राम सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षा होलोग्राम सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। पुरानी भूपेश बघेल सरकार के जमाने में यह स्पष्ट हो चुका था कि खुद आबकारी मंत्री इसमें शामिल थे, जो फिलहाल जेल में है। तब के रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर के इशारे पर और अरुणपति त्रिपाठी और अनिल टुटेजा जैसे ज्ञान देने वाले लोग खुलकर एक संगठित गिरोह चला रहे थे। वो जैसा इशारा करते थे आबकारी अधिकारियों को वैसा ही करना होता था, क्योंकि सरकार उनके इशारे पर चल रही थी। इसलिए पुरानी सरकार के मुखिया भूपेश बघेल के ठिकाने पर 26 मार्च 2025 को छापेमारी हुई। ढेर सारी जानकारियां बरामद होने के बाद जब तक भूपेश बघेल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस की ओर से इस मामले में बयानबाजी चलती रहेगी। उन्हें ऐसी बयानबाजी देनी भी चाहिए। हो सकता है कि ऐसे बयान से सिस्टम के ऊपर दबाव पड़े, लेकिन हमें समझना होगा कि 2800 करोड़ का घोटाला आखिर चलता कैसे था। जांच में पता चला कि 60 लाख पेटियों में नकली होलोग्राम लगाए गए थे। एक पेटी में 48 बोतल शराब होती है। इस लिहाज से 28.8 करोड़ बोतलें
नकली शराब यानी नकली होलोग्राम लगाकर बेची गई। एक देसी बोतल की कीमत 80 से 100 रुपए होती है। इस हिसाब से अनुमानित घोटाला 2800 करोड़ रुपए का हुआ था। शराब घोटाले मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने पहले ही 71 आरोपियों के विरुद्ध जब शिकायत दर्ज की थी और ढेर सारी गिरफ्तारियां तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई तब ये माना जा रहा था कि अब और तब भूपेश बघेल भी जेल में जाएंगे, क्योंकि कवासी लखमा तो काफी इनोसेंट होकर ये कह रहे थे। वो तो अनपढ़ हैं, अनपढ़ होने के कारण ही उन्हें आबकारी मंत्री बनाया गया होगा, लेकिन अनपढ़ होने के कारण उन्हें उद्योग मंत्री क्यों बनाया गया? उनके अनपढ़ होने का लाभ कौन ले रहा था? क्या कवासी लखमा इतने ही अनपढ़ थे जो 1998 से लेकर आज की तारीख तक बस्तर के कोटा से विधायक हैं? यदि ये मान भी लिया जाए कि वो स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन इतने सालों तक विधायक रहने के बाद और जिस तरह के माहौल में वो रहते थे, तो क्या वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की होगी? क्या उन्हें नहीं पता होगा कि 2 करोड़ रुपए हर महीने उन्हें किस बात के मिल रहे हैं? ईडी के वकील ने कोर्ट के बाहर आकर पत्रकारों को जो जानकारी दी थी वो काफी हैरान करने वाली थी, जिसमें वो भिलाई के अरविंद सिंह का उल्लेख कर रहे थे। वो बता रहे थे कि अरविंद सिंह ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है कि पैसे कैसे मिलते थे, किनको मिलते थे, किनकी गाड़ियां लगती थी। पुरानी सरकार के सफेद पोस्ट तो बेनकाब हो गए, लेकिन मौजूदा सरकार में क्या शराब के मामले में कुछ नेता अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिनकी वजह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर कहीं न कहीं उंगलियां उठ रही है। यहाँ इस मामले में गौर करना होगा कि पुरानी भूपेश बघेल सरकार तो गले तक भ्रष्टाचार से डूबी रही। एक नहीं कई घोटाले थे, शराब से लेकर गोबर और गोबर से लेकर कोयला, सीजीपीएससी, तमाम ऐसे मामले हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन मौजूदा सरकार जिन कारणों से और जिन मुद्दों के कारण सत्ता प्राप्त कर चुकी है, तो मौजूदा सरकार की भी जवाबदेही कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल नामजद आरोपी हैं। 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी लेने का उन पर आरोप है, लेकिन शराब घोटाले मामले में उन पर सीधे तौर पर नाम तो नहीं आ रहा है। लेकिन छापेमारी के बाद जब इस मामले की विवेचना की गई तो पता चला कि भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7, 12, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत एफआईआर जो शराब घोटाले में दर्ज की गई है, उसमें 70 नामजद आरोपियों में सर्वाधिक संख्या आबकारी विभाग के अधिकारियों की बताई जाती है। घोटाले में लिप्त अफसरों के ऊपर आरोप है कि सब कुछ जानते बूझते हुए उन्होंने गैर कानूनी कृत्यों को अंजाम दिया। लेकिन फिर घूम फिर कर बात वहीं आती है, क्या बिना भूपेश बघेल की जानकारी के ये सब हो रहा होगा? एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी क्या? एक समानांतर शराब नीति चल रही थी क्या? सरकारी शराब दुकानों में जो नकली काउंटर बनाए गए थे, नकली होलोग्राम, नकली शराब, यानी करोड़ों नहीं या अरबों का जो महा घोटाला चल रहा था, उसमें भूपेश बघेल की कितनी संलिप्तता थी? उनके पुत्र चेतन बघेल से सीबीआई ने क्या क्या पूछताछ की? इस मामले में भले ही आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मजबूत और पुष्ट सूत्र बता रहे हैं काली कमाई का ये पैसा प्रॉपर्टी से लेके गोल्ड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया। वैसे इस पूरे शराब घोटाले मामले में सबसे रोचक बात यह है कि डिस्टिलरी यानी जहां शराब बनती थी, उन शराब कारखानों के मालिकों को आरोपी नहीं बनाया गया था। जेल में बंद अनवर ढेबर ने याचिका लगाई, उसके बाद आदेश हुआ और अब शराब निर्माता कंपनियों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज हो गई है। अब जब कोर्ट के आदेश पर शराब निर्माता कंपनियों और के संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, तो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अभी भी कोई है जो शराब घोटाले से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था? सवाल यह उठता है कि क्या पहले सिलेक्टिव कार्रवाई हुई थी, या अब जब सब के सब आरोपी बनाए जा चुके हैं, आबकारी अधिकारी से लेकर डिक्शनरी और अनिल टूटेजा और विवेक ढान जैसे जब बड़े बड़े अधिकारी जेल में हैं, तो बच कौन रहा है? बच रहे हैं तो कुछ सफेद पोश, कवासी लखमा जैसे वो सफेद पोश जो अभी भी छुट्टा घूम रहे हैं। इसमें भूपेश बघेल का नाम सबसे पहले आता है। भूपेश बघेल की कार्रवाई के लिए क्या किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है या किसी खास वक्त का इंतजार किया जा रहा है? इस बारे में हमने पड़ताल की तो पता चला कि सीबीआई काफी मजबूती से कड़ियों को जोड़ रही है। जब मामला न्यायालय में जाएगा तब ये राजनेता चीख चीख कर कहेंगे कि हमने अपराध नहीं किया। वो ऐसा इसलिए कह पाएंगे क्योंकि ऐसे अपराध के लिए कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं होता, कोई टेंडर जारी नहीं होता, लेकिन पैसा मिलता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, वो साक्ष्य होते हैं संपत्ति के, वो साक्ष्य होते हैं अवैध कमाई के, वो साक्ष्य होते हैं इन्वेस्टमेंट के। ऐसे ढेर सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। बार बार भूपेश बघेल के यहाँ छापेमारी हुई। पहले 10 मार्च को ईडी ने छापेमारी की तो मामला महादेव सट्टा वाला बताया गया। जब दूसरी छापेमारी हुई 26 मार्च को तो बताया गया कि शराब घोटाले मामले में छापेमारी की गई है। अब आप सोचिए, इतने दागी नेता भी कैमरे के
के सामने बड़ी ही बेशर्मी के साथ डंके की चोट पर आकर कहते हैं कि वो निर्दोष हैं। क्या बिना आग के धुआं उठता है? वैसे मामले तो ढेर सारे हैं, एक मामला होता तो समझ में आता। वैसे महादेव सट्टा वाले मामले में एफआईआर में नामजद आरोपी भूपेश बघेल के संरक्षण में फलते फूलते हुए महादेव सट्टा ने हजारों करोड़ रुपए बनाए। महादेव सट्टा के विरुद्ध देश भर में ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के बाद अब पूरा ध्यान इस बात पर भी है कि महादेव सट्टा क्या छत्तीसगढ़ की धरती पर अब भी चल रहा है, तो इसके तार साफ तौर पर भिलाई से जुड़े हुए पाए गए। महादेव सट्टा भिलाई से शुरू हुआ, यही एपिक सेंटर माना जाता है। ऐसे में कुछ सफेदपोश राजनेता भी साफ तौर पर महादेव सट्टा में संलिप्त पाए गए हैं। सरकार बदल गई, पुरानी सरकार के समय वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नाम साफ तौर पर आता था, लेकिन अब उंगली मौजूदा व्यवस्था पर भी आ रही है। गहराई से यदि पड़ताल की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि आखिर भिलाई दुर्ग के आसपास सैकड़ों युवा कहां गायब हो गए, इस पर पड़ताल होनी आवश्यक है। महादेव सट्टा पर अंकुश की बजाय बेहतर होगा कि उसे जड़ से समाप्त किया जाए। अब ईडी की ओर से एक नया और बड़ा खुलासा किया गया है कि महादेव सट्टा ऐप वाले मामले में अभी तक 3000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई है। 16 अप्रैल को देश के 7 बड़े शहरों में जो तलाशी ली गई उसमें 3.25 करोड़ की तो नकदी मिली है। इसके अलावा 1573 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां, बॉन्ड, डीमैट खाते मिले थे जिन्हें फ्रीज कर लिया गया है। कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बाकायदा इस बारे में विज्ञप्ति जारी करके बताया गया है। मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप, जो अब एक एम्ब्रेला सिंडिकेट के रूप में कार्य कर रहा है, उसने अवैध सट्टे की वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता को आईडी बनाने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की थी। इसलिए महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप को अम्ब्रेला सिंडिकेट का नाम दिया गया है। महादेव के नाम से सट्टे का अपराध करते हुए अपराध की आय यानी पीओसी से अर्जित तो प्राप्त की गई रकम को बैंक खातों के माध्यम से इस पैसे को अलग अलग जगह उपयोग किया गया। अपराध की आय पीओसी को भारत के बाहर भी स्थानांतरित किया गया, जिसके बाद विदेशी एफपीआई जो मॉरिशस, दुबई आदि में स्थित है, उनके नाम पर भारतीय शेयर में इन्वेस्टमेंट किया गया। ईडी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 170 से ज्यादा परिसरों की तलाशी ली गई। इस तरह से 3002.74 करोड़ रुपए मूल्य की अचल व अचल संपत्ति जब्त की गई, जिन्हें अटैच किया गया है। ईडी ने अपनी ताजा कार्रवाई में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में दायर 5 अभियोजकों की शिकायत पर 74 संस्थानों को आरोपित किया गया है। यानी कुल मिलाकर कार्रवाई चल रही है, तेजी से चल रही है। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो ऐसे लोगों को जवाब मिल जाता है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, पहले से कई ज्यादा समझदार हो चुकी है। इसलिए हमारा कहना है, राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो देश और समाज का भला होगा, वरना लूट और बेईमानी कैसे होती है आपने महादेव सट्टा और शराब घोटाले वाले मामले में तो विशेषण के संघ के माध्यम से जान ही लिया होगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आए, या अच्छे लोगों को प्रमोट करें, जिससे देश और समाज का भला हो, राष्ट्र का हित हो। राष्ट्र हित सर्वोपरि, हमारा यही सूत्र वाक्य है। नमस्कार, बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे आग्रह की जाते आते चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे।